हाय दोस्तों, सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ। मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के वन लाइनर के फॉर्म में बिहार तथ्यसार एक घटना चक्र की बुक है जो लेकर उपस्थित हूँ। वैसे दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा नोटिस आ गया है कि 67वीं बीपीएससी की परीक्षा 8 मई को होने वाला है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी एवं इस बार पीटी अवश्य क्लियर करें। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। मध्यकालीन इतिहास। बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश। बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य बिहार व बंगाल पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था। 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने मालिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम रहा। बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया। इसका नाम तुगलकपुर रख दिया गया था। 1398 ईस्वी से 1399 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई। इसके परिणामस्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। 1495 ईस्वी से 1496 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी के कुछ विद्वानों के अनुसार 1479 ईस्वी के अंतर्गत। बचपन का नाम फरीद, पिता का नाम हसन खां, सासाराम के जागीरदार एवं शिक्षा जौनपुर में प्राप्त की थी। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी दूधी बेगम से शेर खां के विवाह कर दिया गया। 1529 ईस्वी में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया गया। 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत-ए-आली की उपाधि की दान की। 1530 ईस्वी में लॉर्ड मल्लिका चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा से विवाह कर दिया गया था। 1534 ईस्वी में हुई सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया गया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में कनौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूर्यवंश की स्थापना की गई थी। 1543 ईस्वी में रायसीन विजय कर वहां के शासक पूरनमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया, जो शेरशाह पर एक कलंक है। 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय की। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। आरंभ में 47 सरकारें थीं। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इस प्रकार कुल सरकारों की संख्या 63 हो गई। सरकार का प्रशासन सिकदारन एवं मुंसीफान द्वारा चलाया जाता था। उसने भू राजस्व व्यवस्था हेतु मुख्यतः रैयतवारी व्यवस्था और लागू की गई थी। उसने चांदी का रुपया चलाया था। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी भी लिखी थी। शेरशाह ने सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनवाया था। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ था। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। 1574 से 75 में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब ने अजीमुस्तान को बिहार में सूबेदार बनाया। उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था।
फुरुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद खां कुली को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां 1740 से 56 ईस्वी तक नवाब बना। वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में वो अंग्रेज से हार गया था। 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। और यहाँ पे आधुनिक इतिहास के कुछ शॉर्ट लाइन फॉर्म शुरू होते हैं, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, प्रवेश। पटना में डचों ने 1638 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग 1632 ईस्वी के विकल्प को सही मानता है। पटना डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर के अनुसार 1632 में पीटर मुंडी के डच व्यापारियों को पटना में देखा था, लेकिन इसमें डच फैक्ट्री की स्थापना का विवरण नहीं दिया गया है। IGNOU नोट्स और अन्य प्रमाणित पुस्तकों में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1638 ईस्वी में दिया गया है। वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात होता था। 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। बंगाल का नवाब बना दिया गया। 19 जुलाई 1763 ईस्वी को मीर कासिम को एडम्स थॉमस ने कटवा युद्ध में पराजित किया। इसके बाद गिरिया तथा उधवा नालों के युद्ध में भी वो पराजित हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से पराजित हो गई थी। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम II को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी, दे दी गई थी, समर्पित कर दी गई थी। प्रमुख विद्रोह। क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। 1760 से 61 में नील विद्रोह हुआ था। वहाबी आंदोलन। इसके प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया। पटना आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। फराजी आंदोलन। हाजी सईदुल्ला इसके मुख्य नेता थे। पटना इसका केंद्र था। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 ईस्वी में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिसे लोटा विद्रोह भड़का, और इसे लोटा विद्रोह भी बोलते हैं। लोटा आंदोलन। हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में सोरों को इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम नूनिया करते थे। कंपनी राज होने के बाद सोरे की इजारेदारी अधिक थी, फलतः नूनिया चोरी एवं गुप्त रूप से सोरों का व्यापार करने लगे, इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजों क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में भड़के नूनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था। यहाँ पे दे रखा है वर्ष, विद्रोह, प्रमुख क्षेत्र, नेतृत्वकर्ता एवं विशेषताएं। जो ढाल विद्रोह 1767 से 77 तक चला था। चुआर विद्रोह 1769 से 1805 तक चला था। चेरो विद्रोह 1771 से 1772 तक चला था। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 तक चला था एवं तमार विद्रोह 1789 से 1832 तक चला था। प्रमुख क्षेत्र है इसका ढाल विद्रोह का सिंहभूम एवं चेरो विद्रोह का पलामू, पहाड़ी विद्रोह का संथाल परगना एवं तमार विद्रोह का तमार। नेतृत्वकर्ता ये लोग हैं, जो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका आ गया
कोल विद्रोह 1831 से 32 तक चला था। क्षेत्र था छोटा नागपुर। खास पलामू सिंहभूम एवं नेतृत्वकर्ता थे सुरगा मुंडा, बुद्ध भगत, बिंदराई मानकी एवं आपका यह मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक के बीच चला था। दक्षिण रांची बिरसा मुंडा एवं ताना भगत आंदोलन 1914 से 1919 के बीच हुआ था। तो आइए यहाँ से देखते हैं कोल विद्रोह। यह बिहार का पहला सुसंगठित व्यापक जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह से केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा था। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बारासिंगराय मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया गया था। उसकी बहनों पर भी किया गया अत्याचार था। डीको द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। शीघ्र यह विद्रोह एक हिंसक के रूप में ग्रहण कर समस्त क्षेत्र में फैल गया। अंततः एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह भी दबा दिया गया था। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियमन रेगुलेशन 13 का प्रावधान लागू किया गया था। इस शासन के अंतर्गत छोटा नागपुर, खास पलामू, खगड़िया, रामगढ़ और कोरुंडा को पूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर इसे जंगल महल व डिस्ट्रीब्यूटरी महल के एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंपी गई थी एवं इस पद की प्रतिनियुक्ति प्रथम कैप्टन थॉमस विल्किंसन थे। ये वही विल्किंसन थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। सबसे पहले आए थे एवं आगे जनसाधारण में किशुन साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। विल्किंसन ने ही विल्किंसन रूल बनाया, जिसे कोल्हाल क्षेत्र 1837 ईस्वी में लागू किया गया था। संथाल विद्रोह। इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस व न्यायालयों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से बद्दीवान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों का बेगारी करवाना। इस विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य थे डीको को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना तथा अबुआ राज्य अर्थात अपना शासन स्थापित करना। 30 जून 1885 ईस्वी को भोगनाडीह साहिबगंज में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिया। इस बैठक में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा मैरो को सेनापति नियुक्त किया गया। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सिद्धू कान्हू की बहनों फूलों और जहानों के रूप में भी मिलता है। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से बर्दवान तक हो गया था। बरहत विद्रोहियों का प्रमुख केंद्र था। दामिन ए को में सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ने हजारीबाग में अर्जुन माझी तथा भैरव माझी ने एक वीरभूम में गोरा माझी ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। विद्रोहियों ने महाजनों, डिकियों और सरकारों भवनों को निशाना बनाया था। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों का दमन किया था। सर्वप्रथम मेजर बरो का विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया था। इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है एवं इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड ने सहयोग प्रदान किया था। कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद एवं भैरव मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सिद्धू को पकड़कर बरहत में फांसी दे दी गई थी। इस विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किए थे। पुलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1885 के अधिनियम के अंतर्गत 37 के अंतर्गत दामिन ए लो का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल 4 जिले थे।
साथ ही 1860 ईस्वी में संताल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संतालों के अधिकार पूना बंगाल किए गए। संताल परगना क्षेत्र में शासन के एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून जिसे यूल नियम 1856 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियाँ दी गई थी। संताल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति माना था, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया किंतु सफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। वर्तमान में झारखंड सरकार संताल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। मुंडा विद्रोह। बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए इसे उल गुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। 1899 से 1900 में इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया था। चूँकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था, अतः इसे मुंडा विद्रोह कहा गया। यह विद्रोह सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भूस्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन कर गठित हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची वर्तमान घोटी जिले के उल्हातू गांव में हुआ था। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जयपाल एवं बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे थे, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया था एवं 1886 ईस्वी में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाईभाषा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिला दाऊद नाम से हुआ था। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया, आनंद पांडे के संपर्क में आए जहां इन्होंने वैष्णव धर्म को जाना। फिर बिरसा ने मुंडा वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों का मिला जुला एक धर्म चलाया, जिसे लोगों ने बिरसा धर्म कहा। इनके अनुयायी बिरसाहित कहे गए। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने एवं नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियाँ एवं अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर एकश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया था। बिरसा ने केवल सिंगा बोंग की पूजा करने पर बल दिया था। 1895 ईस्वी में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया। हजारीबाग केंद्रीय कारागार में जुर्माना एवं 2 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी। परंतु 2 वर्षों के बाद 30 नवंबर 1897 ईस्वी के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया था। रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियों को तेज कर मुंडाओं को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया। 25 दिसंबर 1899 को उलगुहान की आग सिंहभूम के चक्रधर और रांची के घोटी, कड़ी, तोरपा, तमाड़, बसिया क्षेत्रों में फैल गई। विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों पर हमला किया। प्रारंभ में निशाने सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में निर्देशों की हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से दमन किया। 9 जनवरी 1900 को डुम्बाड़ी से कुछ दूर सैल रेखा पहाड़ी पर विद्रोहियों एवं अंग्रेजों से लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फोर्बेस एवं डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों विद्रोहियों को पराजित की सामना करना पड़ा। 3 मार्च 1900 को 500 रुपये सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी। बिरसा को चक्रधर सिंहभूम से पकड़ लिया गया। 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा का हैजा हो गया है। 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में अंतिम सांस ली थी। विद्रोह के कारण मुंडा खूंटगट्टी व्यवस्था को समाप्त करना, बैठ बेगाड़ी प्रथा का प्रचलन करना, मिशनरियों के भ्रामक नीतियों एवं उनके मुंडाओं का मोह भंग होना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराशा, तत्कालिक शासन, 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम, विद्रोह के मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र मुंडा का राज्य की स्थापना करना, द्विकियों से अपनी भूमि वापस प्राप्त कर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध करना। विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम: वर्ष 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खूंटी के अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खूंटकट्टी अधिकारों को पुनः स्थापित करना। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंधित एवं भू राजस्व की दरें निर्धारित करना।
ताना भगत आंदोलन। ताना का शाब्दिक अर्थ है तन्ना या खींचना। ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें ताना भगत एवं इनके आंदोलन को ताना भगत कहा गया। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म या उरांव धर्म के नाम से जाना गया था। अप्रैल 1914 से उसने उरांव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों को जोड़ दिया गया। उसने केवल धर्मेश की आराधना पर बल दिया गया, पशु बलि, मांस, मदिरा एवं कुर्तियों से के त्याग पर बल दिया। वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व का ऐलान हुआ। मालगुजारी नहीं देंगे, बेगाड़ी नहीं देंगे, बिगाड़ी नहीं करेंगे, नहीं देंगे। उनके दिगुओं के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिससे कारण वर्ष 1916 में कारागार में डाल दिया गया। प्राय आदिवासियों द्वारा जतरा भगत ने बिरसा मुंडा को एक ही रूप में माना जाता है। उसे जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता था। आगे ताना भगत आंदोलन को देवनमनियु भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भिखू भगत ने नेतृत्व प्रदान किया था। उन्होंने पलामू के राज्य के समक्ष 4 सूत्रों मांगी प्रस्तुत की। उसने कौन कौन सी मांगे प्रस्तुत की? उसने स्वशासन प्रदान किया जाए, राजपद समाप्त किया जाए, समानता स्थापित की जाए, भूरा जस्सो समाप्त किया जाए। पलामू के राजा ने उपयुक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलाव को दर्शाती है। दिसंबर 1919 को तुतिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी टैक्स एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन पर चलाया, परंतु समय बीतने के साथ साथ ताना भगत आंदोलन छीन पड़ने लगा, धीमी पड़ने लगा। इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय ताना भक्तों ने गांधी जी के बारे में सुना और वहाँ वे समझने लगे गांधी जी का रूप में जतरा भगत का पुनर्जन्म हुआ। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो सुधु भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए। ताना भक्तों ने शराब दुकानों पर धरना देकर, सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा एवं खादी वस्त्रों को भी अपनाया था। कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन और वर्ष 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी एक संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। वर्ष 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की भेंट दी थी। 1857 का विद्रोह। 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ था। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। आरा, जगदीशपुर, भोजपुर जिला के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 26 जुलाई को आरा में किया था। वीर कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज्यों को समाप्त कर दिया था। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 में हो गई थी। इसके बाद उन्हें उसके भाई अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। वर्ष 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ब्रह्मादेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ हो गए थे। चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य समझौता हुआ था, जिसमें किसानों की अपनी भूमि 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। कृत्रिम रंगों के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं हो रहा। इसका कारण अंग्रेज किसानों की भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देने में किसान असमर्थ था। मुरली भरहावा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले। इसके बाद वह कलकत्ता भी गांधी जी से मिले। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुँचे। वहाँ से चंपारण पहुँचे। यहाँ मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, जिसे गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से बात की थी। पटना में गांधी जी मजरूल हक से मिले। इसके बाद बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विलियम से भी मिले थे। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे थे। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचे। वहां के हजारीमल धर्मशाला में रुके थे। गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रिज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, प्रभुदास आदि नेता थे। चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा
डॉक्टर देव ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रावनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी तथा एफ एसलाई अध्यक्ष आदि शामिल थे। वर्ष 1918 में चंपारण एग्रीरियन एक्ट ने तिनकठिया कानून को समाप्त कर दिया था। 24 मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 तक में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। मदरलैंड नामक अखबार मजरूल हक ने निकाला था। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। वर्ष 1922 में कांग्रेस का नया अधिवेशन शुरू हुआ था, जिसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। देशबंधु थे। किसान सभा वर्ष 1929 में स्वामी साजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की थी। स्वामी साजानंद अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सिंह सचिव बने थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। बरहिया ताल या बर्खास्त आंदोलन। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार के पास चली जाती थी, जिसे बर्खास्त कहते थे। यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर 1937 से 1939 में चलाया गया था। नासिक जेल में वर्ष 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई थी। वर्ष 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। सबनिया अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया है। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की अदायगी का आंदोलन चलाया। विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया था। मुंगेर में बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑपरेशन जीरो ओवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। वर्ष 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन में तनाव भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की भेंट दी थी। पढ़ चुके हैं। ग्यारह अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई थी। छात्रों के जुलूस पर जिलाधिकारी जी आर्चर ने गोली चलवाई थी। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। आजाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए थे। 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार भारत के संघ के एक राज्य के रूप में शामिल हुआ था। तो हम यहाँ से बिहार का भूगोल देखते हैं। बिहार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.8% हिस्सा है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बाद एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में प्रदेशों के समग्र रूप से 13वां स्थान है। अगर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के बाद बिहार का स्थान 13वां है। बिहार की भूगर्भिक संरचना, यहाँ पे चट्टानों का प्रकार दे रखा है, क्षेत्र दे रखा है, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। विधियान, टर्सरी, क्वाटनरी, धरवार। भू आकृतिक विभाजन। बिहार में मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान,
दक्षिणी पठारी क्षेत्र, जो कि आपका ये पश्चिमी क्षेत्र में बिहार के बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में आपका शिवालिक श्रेणी आता है, एवं बिहार का मैदान आपका मध्य भाग में आता है, एवं दक्षिणी भाग में दक्षिणी पठारी क्षेत्र आता है। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में यानी प्लेस्टो काल में हुआ था। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। इसे नाम रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी एवं हरहा घाटी के रूप में भी उपविभाजित किया जा सकता है। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी फोर्ट सोमेश्वर 880 मीटर है, लगभग 2884 फीट ऊंची है। इस क्षेत्र में सोमेश्वर, भिकनाथुरी, कापन और हरहा प्रमुख दर्रे हैं, जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। बिहार के मैदान के दो भागों में बांटा जा सकता है, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा का मैदान का क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। सबसे ज़्यादा बिहार का ही क्षेत्रफल है, बिहार में ही क्षेत्रफल है गंगा का। यह मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान अग्रभीर है। गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा में उत्तर दिशा से बहने वाली सहायक नदियाँ के अवक्षेप से बना है, जबकि गंगा का दक्षिणी मैदान गंगा के दक्षिणी दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों से अवक्षेप से बना है। उत्तरी मैदान का विस्तार पश्चिमी और पूर्वी चंपारण तराई क्षेत्र, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में फैला हुआ है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है, जिसे चौड़ या मन कहा जाता है। चौड़ का प्रमुख उदाहरण पश्चिमी चंपारण का लखनी चौड़, पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर एवं सुंदरपुर चौड़ आदि है। दक्षिणी मैदान गया, राजगीर, गिरियक, बराबर, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा हुआ त्रिभुजाकार मैदान है। इस क्षेत्र में टाल निम्न भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। इस टाल क्षेत्र में बढ़िया एवं मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध है। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृतियाँ दायरा भूमि कहलाती है। उत्तरी गंगा मैदान में चौर, निम्न भूमि एवं मन, गोकुल झील की आकृतियाँ पाई जाती है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र, यह पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक विस्तृत है। यह निश्चित और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। इसके अंतर्गत रोहतास और कैमूर जिले में कैमूर का पठार, जहां बलुआ पत्थर मिलते हैं। गंगा, मंदार, बराबर और जेवियन की पहाड़ियाँ, राजगीर और शेखपुरा पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटे नागपुर के पठार से अलग करती है। बिहार की प्रमुख नदियाँ, बिहार में 3.52 हेक्टेयर में जल क्षेत्र का विस्तार है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में 3.8% हिस्सा है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है। बिहार के सीमा में बहने वाली नदियाँ में सबसे बड़ी नदी गंगा है। यह बिहार में भोजपुर और सारण जिलों के मध्य सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। गंगा की सहायक नदियाँ गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा, सरयू, कोसी, महानंदा इत्यादि आदि प्रमुख नदी हैं। अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलकर गंडक नदी नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर, सोनपुर नामक नगरों से बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिलों में सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है। आपका यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं भली भांति गंगा का उद्गम स्थान, संगम कहाँ पे मिलता है, विशेषताएं क्या क्या है। घाघरा, गंडक आप देख सकते हैं। उसके बाद बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, उसके बाद कमला के बाद कोसी, महानंदा, सोन, ये पुनपुन, कर्मनाशा, जय, किऊल जो उत्तरी और दक्षिणी नदियाँ हैं बिहार की, एवं फल्गु आप देख सकते हैं। कबरताल कांवड़ झील को 21 जुलाई 2020 को रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह 26.2 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में विस्तृत है।
सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहती हुई खगड़िया में गंगा में मिल जाती है। इसे गंगा के 7 धाराओं में से एक माने जाने वाली गंडक नदी का प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में सिरकाना नदी के नाम से भी जानते हैं। बाणगंगा, हरहा, मणिहरी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकली बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग बदल लेती है, जिससे दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर जिलों में अत्यधिक जानमाल की हानि होती है। लाखनदेई, चकना, लाल बेकिया, जमुने, बागमती, कोला इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नेपाल के सप्तकोशी से निकलने वाली कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। नेपाल के सप्तकोशी से निकलने वाली कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहते हैं। यह गंगा से मिलने वाली पूर्व स्वयं डेल्टा बनाती है। अमरकंटक से निकलकर सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिलों की सीमा बनाते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। गया के निकट इसका विशाल पाट है। बिहार के बेगूसराय में कांवड़ झील एशिया के सबसे बड़ी शुद्ध जल आर्द्रभूमि स्थल की झील है। यह गंगा में उत्तर दिशा से बहने वाली नदियाँ घाघरा, ये वो नदियाँ हैं जो उत्तर दिशा से बहने वाली गंगा में मिलती है। बिहार की उत्तर दिशा से बहने वाली गंगा नदी में मिलती है। घाघरा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बालन, कोसी, महानंदा आदि प्रमुख नदियाँ हैं। एवं यहाँ पे आपका गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियाँ हो गया कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल आदि प्रमुख नदियाँ हैं। जो बिहार के दक्षिणी दिशा से मिलने वाली गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी में सहायक नदियाँ हैं महत्वपूर्ण जलकुंड जो कि ब्रह्मकुंड है, सप्तधारा है, सूर्यकुंड है, मखदुम कुंड है, ऋषिकुंड है। इसका उद्गम स्थल राजगीर एवं ऋषिकुंड का मुंगेर है। सीताकुंड का मुंगेर, लक्ष्मण कुंड का मुंगेर एवं रामेश्वर कुंड का मुंगेर है। जलप्रपात है। आप इस मैप को एक बार जरूर देख लें। एवं बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.8% है। बिहार में पिछले 10 वर्षों के दौरान बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र में कुल मिलाकर लगातार वृद्धि हुई है। कुल सिंचित क्षेत्र वर्ष 2009 से 10 में 44.33 लाख था, जो 2.12% की वार्षिक दर से बढ़कर 2018 से 19 में 54.93 लाख हो गया है। एवं बिहार के प्रमुख जलप्रपात तलहार कुंड कैमूर जिले में है। विशेषता है दुर्गावती नदी के समीप कैमूर पठार पर अवस्थित ऊंचाई 80 मीटर है। करकटगढ़ जो कैमूर जिले में है, कैमूर पर्वत श्रृंखला पर उत्तर प्रदेश सीमा के निकट है। ककोलत जो नवादा में है, ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित ऊंचाई 150 से 160 फीट है। तुतलक प्रपात सासाराम में है, सासाराम जिले में। तुतला भवानी मंदिर के निकट है। एवं मजहूर कुंड सासाराम में है। ताराचंदी कैमूर पहाड़ी में। एवं धुआ कुंड सासाराम में। मजहर कुंड के निकट धोबा नदी पर 30 मीटर ऊंचा। नलकूप सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, जो कुल सिंचित क्षेत्र के 63.5% की सिंचाई के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2018-19 में नहरों से सिंचाई का क्षेत्रफल 16.6 लाख है, जो कुल सिंचित क्षेत्र का 30.2% था। वर्ष 2009-10 में नहरों से सिंचित क्षेत्र 10.5 लाख हेक्टेयर ही था। नहरों से सिंचाई के क्षेत्रफल की दृष्टि में अत्यंत प्रशंसनीय है। एवं यहाँ पे बिहार की मिट्टियाँ दे रखा है।
जो गंगा के उत्तरी मैदान में कौन कौन सी मिट्टी है? उत्तरी मैदान में पर्वतपदीय, चुनीदार, तराई, बंगार, अम्लीय, बलसुंदरी। जो पश्चिम चंपारण के पश्चिमी भाग में पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इसे केरल या केवल मिट्टी भी कहा जाता है, अम्लीय मिट्टी को। एवं पूर्णिया के दक्षिणी भाग में सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग तक, सहरसा एवं चंपारण के कुछ भाग तक एवं खादर मीटर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते हैं एवं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ मिट्टी बोलते हैं। एवं गंगा का दक्षिणी मैदान जोटाल मिट्टी, बलथर एवं लाल बोलई मिट्टी पाई जाती है गंगा का दक्षिणी मैदान में, जो बक्सर से पीरपैंती तक फैला हुआ है। कैमूर पठार, राजमहल की पहाड़ी, छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र के निकट एवं लोहा का आंशिक अधिक होने के कारण रंग लाल हो जाता है। कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्र मोटे अनाज की खेती के लिए प्रयुक्त है लाल बलुई मिट्टी। एवं यहाँ पे बिहार में सिंचाई क्षमता की स्थिति दे रखा है, जो रिपोर्ट है 17-18 एवं 19-20 का रिपोर्ट है, 2 साल का। सिंचाई क्षमता का प्रकार ये आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। तालाबों से सिंचाई के क्षेत्रफल में मामूली वृद्धि हुई, जो वर्ष 2009 से 10 के 86 लाख है, जो वर्ष 18-19 में 115 लाख हो गया था। सर्वाधिक 3.4 लाख है। सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास जिले में था, जो सबसे कम 0.26 लाख है। शिवहर जिले में गौरतलब है कि नहरों से सिंचाई के मामले में 2.56 लाख है के साथ रोहतास शीर्ष पर है, सबसे ऊपर है रोहतास, जिसके बाद पश्चिम चंपारण 1.85 लाख है और औरंगाबाद 1.50 लाख है, जो तीसरे पायदान पे है। राज्य में नहरों से कुल सिंचाई में इन 3 जिलों का संयुक्त हिस्सा लगभग 35.6% था। वर्ष 18-19 में समस्तीपुर जिले का सर्वाधिक 2.35 लाख है जमीन नलकूपों से सिंचाई के लिहाज से सुसज्जित थी, जिसके बाद सीतामढ़ी 1.8 लाख है हेक्टेयर है और कटिहार 1.83 लाख हेक्टेयर है का स्थान था। वर्ष 2009 से 10 में सकल शस्य क्षेत्र के साथ सकल सिंचित क्षेत्र का अनुपात 60.8% था, जो वर्ष 18-19 में बढ़कर 74.2% हो गया। सिंचित क्षेत्र बढ़ने से फसल संघनता में भी काफ़ी सुधार हुआ है, जो वर्ष 2009 से 10 के 136.8% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 143.3% हो गया है। वर्ष 2019-20 में इन योजनाओं के जरिए सिंचित कुल सिंचाई क्षमता 21.48 लाख हेक्टेयर थी। वर्ष 19-20 में दुर्गावती जलाशय योजना, चाकन सिंचाई योजना, निचली किऊल नदी घाटी परियोजना का आधुनिकीकरण, नौमा सिंचाई योजना की पुनर्स्थापना, लखीसराय जिले में गिटयुक्त चेक डैम का पुनर्निर्माण, लवाइच रामपुर बैराज योजना के तहत अतिरिक्त कमांड क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का निर्माण जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करके नई सिंचाई क्षमता हासिल की गई है। तो दोस्तों देख लीजिए भली भांति, आपको स्पष्ट दिखता ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और मुझसे कोई कमी रह गई हो, बोलने में कोई मिस्टेक रह गई हो, तो क्षमा करें, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। एवं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ नई वीडियो तो सबसे पहले आप अभी तक पहुँच सकें। जय हिंद।